वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कि एक एग्रीमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम लॉ की हेल्प से इन्फोर्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है एग्रीमेंट। According to Section 2, subsection E of Indian Contract Act, an agreement is every promise and set of promise forming the consideration for each other। ऐसा प्रॉमिस जो दो पर्सन आपस में करते हैं जिससे कंसिडरेशन जिसमें होता है। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। जब दो पर्सन आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों पर्सन को उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है। अगर एक पर्सन दे रहा है और दूसरा पर्सन को कुछ रिसीव नहीं हो रहा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एग्रीमेंट यानी एक ऐसा प्रॉमिस जो दो पर्सन आपस में करते हैं जिसमें दोनों पर्सन कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे, कंसिडरेशन होगी। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपका नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट पे हमारी दो चीज़ें हैं, एक ऑफर एंड एक एक्सेप्टेंस, कि एक पर्सन जो है वो ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, और जब उस ऑफर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हमारा प्रॉमिस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रपोजल दिया बी को कि वो अपनी बाइक सेल करना चाहता है 50,000 में। ए ने तो ऑफर दे दिया बी को, अब ये बी पर है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता, और बी ने वो ऑफर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये था आपका फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मीन्स एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सन के बीच में होता है, कम से कम दो पर्सन चाहिए, एक पर्सन जो ऑफर देगा और दूसरा पर्सन जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो कौन सी दो पार्टीज हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ एक्ट, दो पार्टीज जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो मेजर होनी चाहिए, वो साउंड माइंड की होनी चाहिए और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो लॉ से। मेजर यानी एक पर्सन जिसकी एज अबव 18 है, यानी जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो अबव 18 होनी चाहिए। साउंड माइंड यानी पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को इजीली अंडरस्टैंड करें और उसके बाद एग्री हों कि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें जो कि डिस्क्वालिफाइड है लॉ की, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप लॉ की हेल्प से ही उसे अनफोर्स करते हो, पूरा करते हो। तो आप ऐसे किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो कि डिस्क्वालिफाइड हैं। तो ये तीन हमारी जो मेजर वो हैं कि कौन कौन सी कैसी पार्टीज होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। सपोज हमने आपको बताया कि मेजर होना चाहिए, यानी एक पर्सन जिसकी एज अबव 18 है। हमारा है माइनर, वो पर्सन जिसकी एज जो है वो बिलो 18 है। इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माइनर के साथ जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारा वॉइड माना जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज ये जानते हुए कि जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइनर है और माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर ने आपको कोई प्रॉमिस किया किसी कॉन्ट्रैक्ट में और बाद में माइनर ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया या फिर माइनर ने कोई फ्रॉड किया, उस सिचुएशन में आप कोई भी केस माइनर के अगेंस्ट में फाइल नहीं कर सकते। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि एग्रीमेंट में जो उसने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस वो पूरा करे। इसीलिए लॉ भी ये कहता है कि आप जो है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की लीगल टर्म्स को समझ सके। इसलिए हमें हमेशा एक अबव 18 पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अनसाउंड माइंड, मैंने आपको बताया था कि पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस को वो अच्छी तरीके से समझे
और उसके बाद एग्री करे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है इडियट, यानी जो मेंटल पावर्स जिसकी नहीं होती, या कोई पर्सन ड्रंक है, ड्रग्स ले रहा है, उस सिचुएशन में वो अपने होश में नहीं होता और वो एग्रीमेंट के लिए रेडी नहीं हो सकता, उसको एग्रीमेंट की कंडीशन समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब वो पर्सन नॉर्मल कंडीशन में है, जब उस पर्सन ने ड्रिंक नहीं की हुई, उस टाइम पे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को समझ सकता है। लेकिन जब वो ड्रिंक कर रहा हो, जब वो ड्रग्स ले रहा हो, उस सिचुएशन में जब वो उसकी सही मेंटल हालत नहीं है, उस टाइम पे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिसक्वालिफाइड पर्सन, कुछ ऐसे लॉ ने स्पेसिफाई किए हैं पर्सन डिसक्वालिफाइड जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो दूसरी कंट्री में है और उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री की कंडीशंस अच्छी नहीं है। फ्यूचर में कोई भी वॉर हो सकता है, सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड माना जाएगा। या कोई डेटर जो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेसिफिक पर्सन है जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया है, आप उसके साथ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हो तो वो भी आपका माना नहीं जाएगा। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कौन कौन से पर्सन हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड ना हो। थर्ड हमारा एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट में मस्ट है। कंसिडरेशन यानी समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, हम कोई चीज़ गिफ्ट में या चैरिटी में नहीं दे रहे, हम कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एक पर्सन ऑब्जेक्ट दे रहा है तो दूसरा पर्सन उस ऑब्जेक्ट को परचेज करने के बदले में प्राइस पे कर रहा है। कंसिडरेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोमिसर डिजायर। कंसिडरेशन जो प्रोमिसर के एक्शन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। प्रोमिसर वो पर्सन है जिसने ऑफर आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोमिसर के पास एक कार है और उसने अपनी कार जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, अपनी मर्जी से उसने 1 लाख रुपीज़ की कार जो है वो 50,000 में बी को ऑफर की और बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको 1 लाख रुपीज़ की कार 50,000 में मिल रही है तो वो इजीली उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोमिसर डिजायर यानी प्रोमिसर पर्सन जो है जिसने ऑफर दिया था, वो अपनी मर्जी से अपनी ज़्यादा वैल्यू वाली कार को कम प्राइस पर सोल्ड करने के लिए बी को ऑफर दे रहा है। तो जो कंसिडरेशन है, ये कितना अमाउंट हम प्रोमिसर को पे करेंगे, जिस पर्सन ने हमें ऑफर किया है, जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम उसको पे करेंगे, वो उसकी डायरेक्शन, उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली होगा। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। प्रोमिसी वो पर्सन होता है जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है। अगर सपोज ए और बी दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए ने ऑफर दिया है और बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। ए जो है ऑब्जेक्ट दे रहा है बी को और बी को जो है पेमेंट करनी है। पेमेंट जो है वो प्रोमिसी यानी इसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी कर दे सकता है, और उसके अलावा कोई और पर्सन भी प्रोमिसी की डायरेक्शन में वो भी आपको पेमेंट कर सकता है। चीज़ ये है कि आपने अगर एग्रीमेंट किया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपको उसके बदले में पेमेंट रिसीव हो, चाहे वो प्रोमिसी दे या फिर प्रोमिसी की डायरेक्शन में आकर कोई दूसरा पर्सन पेमेंट करे। कंसिडरेशन टू डू पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट। कंसिडरेशन इज अमाउंट, प्राइस जो आप पे कर रहे हो, ये किसी पॉजिटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है और किसी नेगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है। किसी पॉजिटिव एग्रीमेंट के लिए भी हो सकता है और नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए भी। नेगेटिव एग्रीमेंट यानी ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट किया और ए ने बी को कहा कि अगर बी सी को मार देगा तो वो उसको 1 लाख रुपीज़ पे करेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में। ए ने बी को ऑफर किया कि अगर वो उसके लिए सी को मार देगा
तो वो उसको 1 लाख रुपीज़ ऑफर देगा। तो ये एक नेगेटिव काम है, लेकिन इसमें कंसिडरेशन है, 1 लाख रुपीज़ ऑफर किए जा रहे हैं। आप कोई क्रिमिनल काम कर रहे हो, लेकिन उसमें भी आपकी कंसिडरेशन है। अगर आप दो पर्सन हैं, ए और बी, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए ने बी को कहा कि वो उसको अपना स्कूटर सोल्ड करेगा फॉर 10,000 रुपीज़, और बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये एक पॉजिटिव एक्ट है, एक पॉजिटिव एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन पे की जा रही है। तो कंसिडरेशन आपकी पॉजिटिव काम के लिए भी हो सकती है और नेगेटिव काम के लिए भी हो सकती है। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल एंड सर्टेन। लीगल एंड सर्टेन यानी फिक्स्ड होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, पहले से प्री डिसाइड होनी चाहिए कि एग्रीमेंट के अंदर कितनी अमाउंट पे करनी है और किसको पे करनी है। सारी टर्म्स और कंडीशंस आपकी फिक्स होनी चाहिए। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडवोकेट। ज़रूरी नहीं है कि जो अमाउंट आप किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में पे कर रहे हो वो उसकी वैल्यू उतनी ही हो जितनी वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट की है। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ए ने अपनी मर्जी से बी को 1 लाख रुपीज़ की कार 50,000 में वो पे कर रहा है, यानी अपनी मर्जी से वो कम प्राइस पे अपनी कार जो है वो सोल्ड कर रहा है। कंसिडरेशन होनी चाहिए, अमाउंट पे करना होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए की कार के बदले में आप 1 लाख रुपीज़ ही पे करो। ये डिपेंड करता है प्रॉमिसर पर, जो पर्सन आपको ऑफर दे रहा है कि किस प्राइस पर वो अपनी कार आपको ऑफर करेगा, और उस प्राइस पे आपको देखना है कि आप उसका ऑफर एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। लीगल ऑब्जेक्ट यानी जिस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड जो है आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज मीन्स कंसेंट जो है दोनों पार्टीज की, जो पर्सन ऑफर दे रहा है और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर, वो फ्री होनी चाहिए। मीन्स अपनी मर्जी से पर्सन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए रेडी है। कंसेंट यानी पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पर्सन जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को एक जैसा एक्सेप्ट करें, एक जैसे समझें, और अपनी मर्जी से प्रॉमिसी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अपनी परमिशन दे। अगर ऐसा नहीं होता, आप फोर्सफुली किसी पर्सन को फोर्स कर रहे हो कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, उस केस में एग्रीव पार्टी जिसने बिना अपनी मर्जी के एग्रीमेंट के लिए हाँ की है, वो अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर आपका एग्रीमेंट कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड से रिलेटेड इन्फ्लुएंस्ड है तो उसमें आपका फ्री कंसर्न नहीं होगी। कोरेशन का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो आपको इंडियन पैनल कोड के उसमें नहीं करना, मीन्स आप कोई क्रिमिनल काम कर रहे हैं और ऐसा काम करने की आप धमकी दे रहे हो तो वो होता है आपका कोरेशन। आप किसी को किडनैप करने की धमकी दे रहे हो, आप किसी को मर्डर करने की धमकी दे रहे हो, आप किसी को फिजिकल बीटिंग कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो या किसी को परेशान करने की धमकी दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन परेशान होकर आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कहा कि अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं की तो वो उसके बेटे को मार देगा। तो ऐसे में बी डर के कि कहीं वो मेरे बेटे को ना मार दे, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ए के नाम पे कर देगा। तो वो है आपका कोरेशन। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इतना ज़्यादा क्लोज है कि एक पर्सन जो कहेगा दूसरा पर्सन उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो ये भी नहीं देखेगा कि उस काम को करने से उसका फ़ायदा है या फिर नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, फादर एंड सन के बीच में रिलेशनशिप, एक फादर जो अपने सन को कोई काम बोलेगा, सन बिना सोचे समझे उस काम को पूरा करेगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी रिलेशनशिप दो पर्सन के बीच में ऐसा है कि एक पर्सन
उस रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाकर दूसरे पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और उससे वो काम करवा रहा है जिससे उसको फ़ायदा हो। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ायदा उस रिलेशनशिप का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। फ्रॉड, आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ और उसमें फ्रॉड है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और आप उसे इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही है, पर एक्चुअल में आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। या फिर किसी एग्रीमेंट में आप कोई ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन बताई तो सामने वाला पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रमन ने करण को कार सोल्ड की। कार में कुछ मेजर डिफेक्टिव था, कार जो है वो ख़राब थी, लेकिन करण ने रमन को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि ये कार बहुत अच्छी है, इसकी माइलेज अच्छी है, कि वो इम्प्रेस हो गया और वो उस कार को खरीदने के लिए रेडी हो गया। तो आपने जो है वो एक तरीके से उसके साथ फ्रॉड किया। आप सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आप या तो झूठ बोल रहे हो या फिर आप इन्फॉर्मेशन बता ही नहीं रहे हो। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें ये तीनों की चीज़ें हों, उसमें फ्री कंसर्न नहीं होती और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो एग्रीव पार्टी है जिसके साथ धोखा हुआ है, अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट जो है वॉइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिन्हें आप लॉ की हेल्प से इन्फोर्स पूरा नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट। माइनर वो पर्सन जिसकी एज बिलो 18 है। अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट, एक पर्सन जिस अनसाउंड माइंड है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये हमें अभी पढ़ा है कि कोई एग्रीमेंट जिसमें वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। एक पर्सन तो दे रहा है कुछ चीज़, ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है उसे कुछ रिटर्न में नहीं दे रहा। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, हम एग्रीमेंट तो कर रहे हैं पर उसका जो ऑब्जेक्ट ऐसा है, हम ऐसी चीज़ के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं जो हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते, तो वो आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एंड मैरिज। ट्रेड यानी ऐसा कोई हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन अपनी मर्जी का ट्रेड नहीं कर पा रहा है, अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहा है, बल्कि हर पर्सन का ये राइट होता है कि वो अपनी पसंद का काम करे। तो अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी आपका वॉइड माना जाएगा। इसी तरीके से मैरिज, हर पर्सन का राइट होता है कि वो मैरिज करे, लेकिन आप अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मैरिज नहीं कर पा रहा है, तो वो भी आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर माइनर के केस में ये है कि अगर माइनर की मैरिज हो रही है और आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से माइनर मैरिज नहीं कर पा रहा है, वो एग्रीमेंट आपका सही माना जाएगा, क्योंकि पर्सन जो बिलो 18 है वो मैरिज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, रिटर्न एंड रजिस्टर। मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आपके रिटर्न भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में ही रखें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे एज ए प्रूफ मानकर आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिटर्न में और रजिस्टर्ड होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिटर्न की बात करें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रॉमिसिंग नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये हमेशा रिटर्न होने चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अगर आप कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, ये जब आप ट्रांसफ़र करेंगे या सेल करेंगे तो ये भी आपके रिटर्न में होने चाहिए। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये भी आपका रिटर्न होना चाहिए, ताकि जो भी कोई कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस रिटर्न डॉक्यूमेंट से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। रजिस्टर्ड,
कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिबेंचर, कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पर्सन हैं, उनके बीच में लव एंड अफेक्शन है, वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा रिटर्न और रजिस्टर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं क्लोजली, और साथ में इनके में लव एंड अफेक्शन भी है। तो अगर फादर अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ अपने सन को गिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो भी आपका रजिस्टर्ड और रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट्स जो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें स्पेसिफाइड है कुछ डॉक्यूमेंट जिनके लिए कंपलसरी है कि वो रजिस्टर्ड होंगे। और वैसे भी हमें ज़रूरी है कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसकी रिटर्न कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। दो पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऑफर करती हैं, एक्सेप्टेंस करती हैं, वो सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। अगर उनकी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो किसी ऐसी चीज़ के लिए करें जिन्हें आप पूरा कर सकें। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म, यानी ऐसा होना चाहिए जिसे आप पूरा कर सकें। उसके टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो सर्टेन हो, डिफाइंड हों, और दोनों पर्सन अपनी मर्जी से उसे करने के लिए हाँ करें। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसका एजेंट भी कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है उसके बिहाफ पे, और अगर वो उसकी डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसे पूरा कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसे प्रॉमिसर को छोड़कर बाकी पर्सन भी पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो सिंगर है और वो किसी कॉन्सर्ट पे उसको गाने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले, उस कॉन्सर्ट से पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो स्किल्स हैं उसके बेस पर ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो ये है आपका कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपके कुछ एलिमेंट्स थे, एग्रीमेंट, contractual capacity of parties, free consent, legal consideration, agreement not declared void, written and registered, capable of performance। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस एग्रीमेंट। हमने पढ़ा है कि भाई एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही, सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट की एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट जिसमें आपका आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। दोनों पार्टीज जो हैं उस एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करें और अपने अपने जो प्रॉमिसेस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस प्रॉमिसेस को वो पूरा करें, क्योंकि सभी एग्रीमेंट ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे हम लॉ की हेल्प से पूरा कर सके, क्योंकि सारे एग्रीमेंट जो हैं वो लीगल नहीं होते, इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में को हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, बिकॉज एग्रीमेंट जो है फर्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है कि सभी एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। एग्रीमेंट आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट, लेकिन क्या इन सभी एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, आप सभी को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट
एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि लॉ की हेल्प से जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। सोशल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो फ्रेंड्स के बीच में होता है, वो हमारे सोशल एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन इसे हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती दोनों पार्टीज में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, रमन ने करण को इनवाइट किया डिनर के लिए और करण ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया। करण ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो डिनर पर नहीं आ पाया। उस सिचुएशन में रमन जो है वो करण के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट में आते हैं। लेकिन इसमें भी यही है, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप नहीं होती पार्टीज के बीच में, इसलिए ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो उसको शॉपिंग पर लेके जाएगा, लेकिन शाम को हस्बैंड बिजी हो गया और वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। इस सिचुएशन में वाइफ जो है वो हस्बैंड के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। तो ये भी सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट्स जो दो पर्सन के बीच में हुए हैं, ये वो होते हैं जिसमें लीगल रिलेशनशिप होता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कोई भी अगर पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी जो है वो उसे फोर्स कर सकती है, कोर्ट की हेल्प ले सकती है ताकि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। एग्रीमेंट वो प्रोमिसेस जो दो पार्टीज एक दूसरे के साथ करती हैं जिसमें कंसिडरेशन भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का स्कोप वाइड होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं, वर्ड एग्रीमेंट, वर्डेबल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बहुत लिमिटेड है, नैरो है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट आते हैं जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी लीगल एग्रीमेंट। सिर्फ आप लीगल एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट बेस्ड ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशन है वो है एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया था, कमर्शियल एग्रीमेंट अगर है तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, लेकिन सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती, आप लीगली किसी को बाइंड नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशंस होनी ज़रूरी है। एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट ऐसे नहीं होते जिन्हें आप लॉ की हेल्प से इन्फोर्स कर सकते हो, पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जैसे इलीगल, जिसमें आप लॉ की हेल्प नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशंस की ही तरह। एग्रीमेंट आपके ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न में ही हो, ओरली भी हो सकते हैं और रिटर्न में भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी होता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में कि वो रिटर्न में हो और रजिस्टर्ड हो। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। थैंक यू।